वसीम बरेलवी साहब का कहना है कि कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, मुझे मालूम है कि किस्मत का लिखा भी बदलता है। दोस्तों, आज जिस शख्सियत के साथ हम रूबरू आपको करा रहे हैं, उनके बारे में शायद मुझे लगता है कि 10% या 5% ही मुझे नॉलेज है, लेकिन जो भी लिटिल नॉलेज है, इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश के सबसे पहले आईपीएस के रूप में इन्हें जाना जाता है। डीजीपी की बात करें, जो हमारे दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और पुलिस फोर्स में सबसे टॉप हायरार्की होती है, वो डीजीपी की रैंक होती है। हमारे सर जिनका मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ वो डीजीपी हैं और बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनकी अपनी संस्था है हेल्पिंग हैंड्स। मुझे इस बात का गर्व हो रहा है कि 3 साल हो गए और मैं भी हेल्पिंग हैंड्स का मेंबर हूं, और बहुत फिलेंथ्रोपिक काम किया जाता है। जो डाउन रोडन एंड डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए सर 24/7 आवर्स एक्टिव रहते हैं। अवार्ड की बात करें तो न जाने कितने अवार्ड हैं सर के पास, लेकिन मुझे जहां तक याद है कि पुलिस प्रेसिडेंट पुलिस मेडल अवार्ड और अति उत्कृष्ट अवार्ड से सर को नवाजा गया है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए सर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो सर से ही सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे टाइम दिया। और सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक बहुत छोटे से विलेज से आप आए हैं अरुणाचल प्रदेश के। महात्मा गांधी का ये कहना था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, और उसी एक छोटे से गाँव से, शायद सर मुझे करेक्ट करें मैं गलत बोल रहा हूँ, तो उस गाँव का नाम है हुंग, HUNG। वहाँ से सर निकले, पासीघाट से सर की ग्रेजुएशन किया सर ने। सर का मैं जूनियर भी हूँ, इस बात का मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि उसी JNU से मैं भी पढ़ा हूँ जहाँ से सर ने सोशियोलॉजी में मास्टर किया है। और उसके बाद UPSC क्वालिफाई करना, और UPSC क्वालिफाई करके IPS कैडर लेना, और IPS कैडर लेने के बाद DGP रैंक पे पहुँचना। सर अब सूरज को दिया दिखा रहा हूँ मैं, मतलब बहुत खुशी हुई है सर। मैं जानना चाहता हूँ सर कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिले, बहुत बड़ा मोटिवेशन मिले लाइफ में कुछ करने का। देखो, जर्नी तो हर एक स्टूडेंट ज़िंदगी में हर बच्चे को मौका दिया जाता है। तो मेरा जर्नी भी हम तो नसीब नहीं है कि जो मेन लैंड, जो चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो या बिहार या यूपी, हम तो पहाड़ों का रहने वाले हैं। जिस गांव से जो आपने नाम दिया है होंग, उसमें एक छोटा सा गांधी आश्रम, कस्तूरबा गांधी आश्रम, उसी में से अपना ज़िंदगी शुरुआत किया है। उसमें तो उस समय में तो ना बिजली भी, ना पानी, कुछ भी नहीं था, पानी सुनी भी कुछ भी नहीं था। लेकिन ऐसा करते हुए उस गांधी आश्रम से आज जो कुछ भी है उन्हीं को श्रेय जाता है। उसमें आश्रम में एक ही गांधीवादी औरत जिसका नाम गुनोबाई था, जो आसाम से आके पूरा सारा जिंदगी उस गांव के लिए, उन बच्चों के लिए निकाला है। आज जो कुछ भी है उस गुनोबाई के कारण है, जिन्होंने सब कुछ छोड़ के उस गांधी का आह्वान पे जो उसमें आश्रम खोला, हमें वहाँ पे पढ़ाया लिखाया, गाँव को बिल्कुल नहलाना सिखाया, इवन कि किस तरह से वो आलू को फ्राई करता वो भी सिखाया, किस तरह से वो बागान करना, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। तो वैसे ही ज़िंदगी में हम सब के लिए तो बिल्कुल अंधेरा, मेरे लिए सूरज ही हमारे लिए बिजली था। और रात का समय में एक छोटा सा उसमें पेट्रोल लगा के, कपड़ा से लगा के, उसमें आग जला के जब पड़ते थे तो पूरा काले काले वो उसका जो धुआं, जो धूल हो जाते थे। तो ऐसा करके ज़िंदगी निकला। सपना देखते थे देश का बारे में, ज़िंदगी में क्या कर सकता है उसके बारे में। उस गांधीवादी से सुनने में तो अच्छा लगता था, लेकिन अपना गांव में तो कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी उन गांधीवादी, ये जो सेविका, जो जिनका नाम गुनोबाई जो मैंने बताया, उन्होंने उस सपना को साकार करने के लिए एक राह दिखाया कि ज़िंदगी में एक तो ईमानदारी, मेहनत और अपना पढ़ाई को बिल्कुल 100% ध्यान देना है। तो इस बात को दिल में, खून में, रग में बस के हर दिन हर रात मेहनत करके आगे निकला है। और उस समय में उसका, अगर उस समय का दुख दर्द तकलीफ आगे कहे तो बहुत रात ही निकल जाएगा। अब मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, बस यही मैं कह सकता हूँ कि उस गांव में हमें फर्स्ट ग्रेजुएट भी है आर्ट्स में। उसी स्कूल में जब
पानी बरसता था तो हमें कोना में हम लोग छिप जाते थे। उस आश्रम में कोई बिजली नहीं होता था, हम जंगल में जाके लक्कर पकड़ के ले आते। आज भी हमें गद्दा है, हम ले आ देते थे। गांव का जो भी मिलता था सब्जी उनको दे देते थे, मतलब ऐसा करके। और वो जो गांधीवादी भी गांव में दुख सुख में हमेशा साथ देते थे, तो उससे बहुत प्रभावित हुआ। हमने तो बापू को देखा नहीं, पढ़ा है, सिर्फ फिल्मों में जो दिखाया है फिल्म देखता है, लेकिन आज वो भी आज ही देखने को मिला है। तो हम जो पढ़ते थे सुनते थे बापू, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, उसके बारे में सुन के तो उनका प्रेरणा, जिन्होंने जो आज़ादी के संग्राम में उनका डिसिप्लिन, गौतम बुद्ध के बारे में, तो ये करते करते एक छोटा सा नन्हे सा बच्चा को इस गांधीवादी ने उस दिल में एक आग चिंगारी लगा दिया है। और वो चिंगारी को इस बच्चे ने भी, जो मैं खुद अपना आप को, क्योंकि जब मैं बहुत दुख भरी ज़िंदगी में बहुत झेला है, पक्षपात सहा है, जब पीछे मुड़ के देखता है तो आज भी कभी कभी आंख में आंसू आ जाते कि किस तरह से ज़िंदगी गुजर के आज तक यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन इसमें देखने वालों के, जो ख़ास तौर से बच्चों के, यही मैं कहूँगा, अगर आप जहाँ कहीं भी हो, अगर आप देहात में हो, गांव में हो, कहीं भी हो, आप ज़िंदगी से खफा नहीं होना है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसको, जो तुमसे बन पाता है उसे सीख लेना है। तो इसीलिए सीखने के लिए, उसीलिए मैं उसी से सीख करके आज मैं जो कुछ भी हूँ। तो क्योंकि जब मैं ज़िंदगी में पहले बार, जब मुझे अपना गांव से रामाकृष्ण मिशन नरोत्तम नगर के लिए, मैं 5वीं क्लास के बाद में हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक कैंडिडेट लेता था, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट को नरोत्तम नगर रामाकृष्ण मिशन स्कूल में। तो मेरे ज़िला में सबसे पहले मैं सर्वप्रथम आया था उनके। तो मैं नरोत्तम नगर में बहुत खुशी के पास इतना खुश हो गया कि मैं क्या बताऊं। पहले बार बिजली मिल रहा है, पानी आ रहा है, अपना उसमें ठीक समय में खाना मिल रहा है, टेबल पे बिछा रहा है, दाल मिल रहा है। बहुत ही ज़िंदगी बदल गया, बहुत खुश नसीब था। लेकिन 20 दिन के बाद में मुझे वहाँ से वहीं का जो स्वामी जी ने कहा कि तुम्हें इस बार वापस जाना पड़ेगा, अगला बार तुम्हारे लिए देखा जाएगा। मैंने तो बहुत छोटा बच्चा था, मुझे समझ में नहीं आया मुझे क्यों निकाला है। तो 20 दिन के बाद में बहुत रोते हुए मैं जब वो वापस आ रहा था, मैं स्वामी जी को मेरा रामाकृष्ण मिशन का जो टी-शर्ट जहाँ लिखा हुआ था रामाकृष्ण मिशन नरोत्तम नगर, और मेरा अपना वो एल्यूमिनियम स्टील प्लेट को लेकर गांव में वापस आया। बहुत रोया, 1 महीना तक स्कूल वापस जाने की हिम्मत नहीं है, शर्म लग रहा है कि इतना अच्छा स्कूल से कहाँ फिर जंगल में आ गया। बाद में पता चला कि मेरे जगह पे एक मंत्री का बेटा को लगाने के लिए मुझे हटा गया है, क्योंकि मेरा पिताजी तो गांव का खेती करता है, लकड़ी काटता है, मेरे माँ भी खेती करता है। हमें कोई ये सब के बारे में मालूम नहीं था, किसे बोलूँ किसे ना बोलूँ। सिर्फ यही था कि मैं अच्छा विद्यार्थी तो पास हुआ। तो बाद में पता चला कि हमारा अरुणाचल के एक मंत्री का बेटा को वो करने के लिए मुझे वहाँ से हटाया गया। तो ऐसे बहुत ज़िंदगी में मुसीबत सहा, 1 महीना रोता रहा। कभी कभी हर रात को मैं उस रामाकृष्ण मिशन का टी-शर्ट को निकाल करके, क्योंकि उसमें पहनते थे, 20 दिन पहना, जब देखता था आँख में आंसू आता था। मेरी माँ देख के बहुत ही, वो भी दर्द भरी, मतलब उसके चेहरा में पता नहीं ऊपर वाला ने उसका मंजूर था कि हमारे गांव में आग लग गया। 1 साल के बाद में वो मेरा टी-शर्ट भी जल गया, सारा नाम और निशान रामाकृष्ण मिशन लिया। हाँ, आग तो जल गया, राख हो गया, लेकिन मेरे दिल का दर्द आज भी है। और जब मैं अरुणाचल में फर्स्ट IPS बनाया, जब मुझे वहीं रामाकृष्ण मिशन स्कूल नरोत्तम नगर में मुझे चीफ गेस्ट के लिए बुलाया गया था। ठाकुर डाबी था मेरा होम मिनिस्टर, वो चीफ गेस्ट था, हम गेस्ट ऑफ ऑनर था। मैं बहुत ही दर्द भरी, जब मुझे मेरे भाषण देने की बात आया, मैंने सबका आंख में नम करके मैं आंसू ले आया कि मैं बचपन में इसी बरामदा में मैं आते थे। ना जाने मेरा क्या गलती था। मेरा सिर्फ गलती इतना था कि मैं गरीब का बच्चा हूँ। मेरा पिताजी गांव में पहाड़ों में रहते हैं, कोई सिफारिश करने वाला नहीं था। मुझे यहाँ से निकाल दिया गया था। आज भी मुझे याद है, इस बरामदा में मैं कितना बार पीछे मुड़ के देखा है। मैं गांव में वापस चला गया, चुपचाप
तब बच्चों को बोला है तुम लोग बहुत नसीब वाले हैं, आज यहाँ आया। तो ऐसे करके ज़िंदगी निकल गया। कुछ साल डॉन बॉस्को में 2 साल पढ़ने का मिला, उसमें एक फादर मिला, फादर लुक बोल के, बहुत अच्छा, जिन्होंने प्यार मिला है, रास्ता दिखाया। क्लास 7-8 में जब बड़ा वही दुख भरी के बाद में उसमें हम डॉन बॉस्को तेजपुर में गया हुआ था। उसमें भी फिर आसाम में भी फिर मारकाट शुरू हो गया, स्टूडेंट एजिटेशन शुरू हो गया। तो सारा स्कूल को बंद करके हमें फिर गांव में वापस आना पड़ा। ज़िंदगी में 2 बार अपना उस गांव से अच्छा स्कूल में जाने के लिए मौका मिला, लेकिन कुदरत ने साथ नहीं दिया, मुझे वापस आना पड़ा। फिर उसी गांव में चले गए, क्लास 8 पास हुआ। जब हमें भी याद है, जब हम पढ़ते थे, हमारा उसमें एक ही टीचर इंग्लिश भी पढ़ाती थी, हिंदी भी पढ़ाती थी, साइंस भी पढ़ाती थी, मैथ्स भी पढ़ाती थी, सोशल स्टडी भी पढ़ाती थी, सब कुछ। तो इसलिए आज हम लोग का बेसिक मैथमेटिक्स नहीं था, आज भी हम मैथ्स में बहुत पुअर है। तो जो भी हो, 8 पास हो गया, फिर अपना वही 0 का स्कूल में एडमिशन लिया, एनसीसी में ज्वाइन किया। बड़ा चलो हॉस्टल में छोटा सा जो है ना हॉस्टल था, चलो वो अच्छा मिला, लेकिन रामाकृष्ण मिशन जैसा तो नहीं था। गांव का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर स्कूल था, ऐसा करते करते बस ज़िंदगी में आगे निकलते गया। लेकिन एक चीज़ तुमने जो पूछा है, इस बात को यही मैं रेखांकित करूँगा कि मैं तो सोचता हूँ कि ज़िंदगी में जिसको तकलीफ ना हो, जिसको मेहनत करना ना पड़े, जिसका घर में मजबूरी है, मैं तो सोचता हूँ कि इसमें दुखी नहीं होना है। ना जाने क्या पता भगवान तुमको कुछ सिखाना चाहते। मैं तो सोचता हूँ कि आज भी मेरी याद है, जब स्कूल में कॉलेज में जो भी था, जिन बच्चों के साथ सब कुछ था, हमेशा कॉलेज में भी याद है, मोटरसाइकिल यामा मोटरसाइकिल आता था, पूरा गुच्ची सूट पहन के, जीन पहन के, दुनिया भर का सब कुछ होते थे। हम लोग का पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो कुछ नहीं होने का कारण एक जिम्मेदारी, एक स्टूडेंट बनने में मुझे मजबूरन किया कि हमेशा जब भी हम, जैसा हम JNU में जब आया, पिताजी मुझे हर महीना में 700 देते थे, मेहनत करके, लकड़ काट के, ये करके, वो करके, मेरी माँ करके। तो जब भी इस पैसा को, जब हम कहीं भी कुछ खर्च करने से पहले मेरा आँख में मेरे माँ और पिताजी नज़र आता है कि इस पैसा को मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो ये जो मेहनत का पैसा, खून पसीना का पैसा जो माँ पिताजी ने हमें दिया है, वो हमेशा हमें प्रेरणा देता था कि अरे तुम इतना दूर से यहाँ आए हुए हैं ताकि तुम्हें ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट जिसका घर में अच्छा खासियत इकोनॉमिक नहीं है, नौकरी नहीं है, मेहनत कर रहा है, जैसे तैसे ज़िंदगी गुजर रहा है, तुम्हारा ज़िंदगी अच्छा होने का बहुत संभावना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि मजबूरी क्या होता है, मेहनत क्या होता है, तकलीफ भी क्या होता है। तो ऐसा करके ज़िंदगी में बहुत कुछ राह मिला, अच्छा मिला। लेकिन एक बात को ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, कैसे एक गुरु, एक अच्छा टीचर, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम आज यहाँ आके मुझे पूछ रहे हैं, कैसे वो इस विद्यार्थी का दिमाग को सही रास्ता में ले जा सकता है। जब मैं कॉलेज में था, बहुत ही मेहनत करता था, पिताजी बुरा हो गया था, बड़ा भैया डॉक्टर पढ़ रहा था, उसके लिए पैसा नहीं होता था। हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट में हम लोग लेबर की काम करने जाता था। 0 में पीस फार्म, हाई एल्टीट्यूड पीस फार्म वो बना, उस समय बन रहा था पिताजी के साथ में। पूरा बचपन में हम भी परवा ले करके, हाफ पैंट पहन के, पूरा देखा काम बोलता है ना, इसको करने से तुमको 1000 मिलेगा, किया, रास्ता का पत्थर हम लोग जोड़ा है। तो इसे मतलब आप बचपन से आपको ज़िंदगी की हकीकत के बारे में मालूम हो जाता है। तो इसीलिए जो स्टूडेंट, जो आदमी, सब कुछ मिलता है। मैं तो मेरा तजुर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है कि वो आदमी ज़्यादा अच्छा आदमी भी बनेगा, ज़्यादा देशभक्त भी बनेगा, अच्छा एम्प्लॉय भी होगा, अच्छा ऑफिसर भी होगा, बिकॉज उन्हें पता है कि सेवा क्या होता है, दूसरों को मदद करना क्या होता है। आज भी मैं अपना अटेस्टेशन का मैं उस काम को लेके क्यों घूमता हूँ। जब मैं 0 में क्लास 12 पास हुआ, मुझे जब उस समय में तो कोई जेरोक्स का तो नहीं था, अटेस्टेशन करके मुझे वो कॉलेज में जाना था। एक हमारा लोकल लड़का का ऑफिसर
बाहर में हम 10 बजे से लेके 1 बजे तक रोकता रहा, पूछता तक नहीं। अंदर गया जब 2 बजे के बाद में 4 घंटा के बाद एटेस्टेशन कर दिया। जब अंदर गया तो देखा तक नहीं, ऐसा ही फेंक के। एनीवे ऐसा बहुत कुछ हुआ है। तो अगर कहेगा तो रात भर बताते रहेगा। और एक बात ये मैं जरूर बता जाऊँगा, जो आर्ट्स में पढ़ने वालों को लोग नीचे उसको दिखता है, मतलब यार तो कुछ बनेगा नहीं, कुछ बनना है, पर इसलिए आर्ट्स में आगे MA कर रहा है, BA कर रहा है। मेरा साथ भी ऐसे हुआ। जब मैं क्लास 12 में पास हुआ तब मैं ज़िंदगी में वो उस समय में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ पैसा कमा के जो भी है अपना, दिन में हमको 5 रुपये मिलता था करके, जो उस समय में वो आया हुआ था। तो ऐसा करके उस समय में जो वो आया था, तो जब हम अरुणाचल में 2nd रैंक आते मिठाई लेके हम पूरा भागा है, और वो सब जितना जानकारी मिठाई दिया कि हम अरुणाचल में 2nd आया। तो हमारा जीरो का एक बड़ा ऑफिसर था, जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, वो अंकल को भी जानता था। बोला अंकल हम पास हो गए, कॉलेज जा रहा हूँ, खुशी से मिठाई दिया, बहुत अच्छा से लिया, खाया। जब मिठाई को जो लगाने वाला था, अच्छा तुम डॉक्टर में नहीं इंजीनियर में जा रहा है, मतलब पता नहीं भाषा में बोल रहा है, तुम का हमारा ट्राइब का भाषा में बोला कि तुम डॉक्टर इंजीनियर बोल रहे हैं। हमारा नहीं अंकल अभी हम आर्ट्स में पढ़ने जा रहा है। अरे मिठाई को भी ऐसा फिर वो बन करके तीखी है, बाबू वो बन जाएगा, मतलब बहुत दिल में चोट पहुंचा कि क्या आस वाला कुछ नहीं हो सकता है। वो एक मेरा एक और आग लगाने वाली बात था। तो ऐसा करते करते आज तक बहुत मेहनत किया, पढ़ाई लिखाई किया। आज भी याद है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल जो अभी जो चाणक्यपुरी में है, जब JNU में था, एक बार भी घर नहीं गया, एक बार भी छुट्टी नहीं मनाया, उधर ही रहा 4 साल, BA भी किया। जब जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में जब हम वहाँ पे JNU का अलग सा वो पढ़ना पड़ता है, थीसिस हमेशा लिखना, सेमेस्टर लिखना पड़ता है। तो उसमें रिसर्च के लिए जब हम वहाँ में गया, वहाँ जाने के बाद में हमारा बहुत और बच्चे लोग भी आते थे, पूरा का पूरा वो पूरा हुआ कर सब आते थे, बाइक में, गाड़ी में, सब बड़ा अमीर लोग आते थे। हम अपना JNU से 4 पीस ब्रेड, लाल वाला जाम लगा के, बिस्लरी का पानी में करके एक प्लास्टिक में लगा, चुपचाप लगा करके 6:15 में बास्क में वहाँ में जा करके सुबह हम 10 बजे पहुँच जाते थे। 1 बज जाता था, सब लोग बाहर आके खाना पीना, क्या पिज़्ज़ा सूजा दुनिया भर का। हम लोग का पास तो पैसा नहीं था, हम तो चुपचाप कोना में जाके, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी का कोना में जाके फटाफट उसको प्लास्टिक को खोल के, और जो 1 अंडा था और 4 ब्रेड लाल वाला जाम लगा के खा के, बिस्लरी पानी पी के, फिर हम अपने डिजर्टेशन में थीसिस को लिखते थे। एक बार मुझे वहाँ में RK शर्मा बोल के लाइब्रेरियन था वहाँ का, उन्होंने जो मेरे खाते मुझे वो देख लिया था, तो मेरे सामने में वो बताया, बेटा तुम बाहर में क्यों जाके दोस्तों के साथ नहीं खाता है? मैं कैसा बताऊं कि अंकल मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ऐसा पिज़्ज़ा उज़्ज़ा खाने के लिए नहीं है। तो बोला नहीं अंकल हम तीखी है, हम JNU से आया खा ले। उन्होंने बोला, मुझे आज भी याद है, मेरा कान में गूंज रहा है कि बेटा तुमको मैं हर रोज़ देखता हूँ, सबसे 10 बजे आ जाता है, सारा दिन पढ़ता है, बीच में तुम अपना हमेशा प्लास्टिक से निकाल के खा के करता है, तुम्हारे पिताजी क्या करता है क्या नहीं करता है, सारे पूछा। मैंने मतलब क्या बोलूँगा, बताना पड़ा मेरा पिताजी ऐसा ऐसा है, हम तो ऐसा ऐसा दूर से आया है, मेरे लिए जब दिल्ली आना मतलब मेरे लिए अमेरिका जाने के बराबर है, तो मेरे लिए 650 में, और जब यहाँ आया था तो वो एक कहानी अलग है, इतना वो ऑटो वाला भी ठगाया, ये भी किया, रेलवे में भी हमको बहादुर बोल करके वो फौजी वाला लोग ने, बहुत जलील इंसिडेंट हुआ। एनीवे इस RK शर्मा को बहुत ही दिल में मेरा कहानी सुन के उसका दिल में गहराई असर पड़ा। उन्होंने बोला बेटा आज के बाद तुम जो किताब चाहिए मेरे नाम पे मैं तुमको देता हूँ, तुम ले जाओ, 10 दिन रखो, जो रिसर्च करना लिखो, लेके बाद उसको तुम आगे वापस देना। इतना खुशी होगा, मैं मतलब रो पड़ा, मतलब दिल्ली में इस जालिम मतलब बेरहम दिल्ली शहर में कोई तो है जो पहले बार किसी को मतलब अपना सा जैसा जो है ना तुम्हें प्यार करके जो है ना तुम्हें एनकरेजमेंट कर रहा है। एनीवे आंसू पोंछ के किताब 6 तो ले गया, 15 दिन 20 दिन पूरा करके वापस आया,
सारा रिसर्च किया, पूरा सोशियोलॉजी में फर्स्ट क्लास मिला, जो भी है। IPS भी, अब UPSC भी प्रिपेयर कर रहा था। JNU में कहीं नहीं गया, एक बार भी इधर उधर नहीं गया, फिल्म देखने नहीं गया, एक बार भी बाहर पीने नहीं गया। हमारा दोस्त लोग सब लड़की लेके इधर जाता था, फिल्म देखने जाता था, पिकनिक मनाता था, क्या हॉलीडे जाता था। एनीवे वो अलग बात है, हमने उसके बारे में नहीं जाऊँगा। जब IPS बन गया, बहुत खुशी से मैंने मिठाई ले करके RK शर्मा सर को 6 पिकनिक को पकड़ा है, एकदम हंसते हुए जाके पूरा चाणक्यपुरी का 3 मूर्ति के सामने से दौड़ के गया, आया पूरा जंप करके। और हमें जब हम गया था तो दरवाजा लॉक, ताला लगा हुआ है। माली एक काम करना, बोला अंकल कहाँ गया ये शर्मा सर? बोला अरे बेटा ये तो 1 सप्ताह में गुजर गया। मेरा दिल टूट गया। मैं उधर ही बरामदा में 1 घंटा बैठ गया, बस आंसू बहाया कि ज़िंदगी में एक ही प्यार करने वाला दिल्ली में, जो अपना पिताजी जैसा, जो मेरा दर्द को, मेरा मुसीबत को, मेरा तकलीफ़ को जिन्होंने समझा, उसको भी भगवान उठा के ले गया। एनीवे चलो वो अलग बात है। बहुत दिल दुख होकर के हम चले गए। तो ऐसा करते करते मैं ज़िंदगी का हर बहुत कुछ कहानी है मेरा, 3-4 तो मेरा बायोग्राफी भी लिखा हुआ है। मेरी उड़ान, वो ये साहित्य सभा वाला प्रोफेसर जो उन्होंने भी लिखा हुआ है, 2 साल रिसर्च करने के बाद में JNU में जाके। दूसरा ये कॉक विद द गोल्डन हार्ट, जो मणिपुर का बहुत बड़ा राइटर है, उन्होंने भी लिखा हुआ है। और ये अरुणाचल का हीरोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, क्लास 6 से ले क्लास 8 तक का हीरोज जिंदा, तो मेरा नाम डाला हुआ है। मैं ये दिखाने के लिए नहीं दिखा रहा, ये मेरा माँ पिताजी है जो अपनी लांगोटी पहन करके ये है। मैं दिखाने के लिए ये नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये है कि ये क्यों उन लोगों ने मेरा नाम डाला। तो हम जिंदगी में बहुत मुश्किलें सहने के बाद में भगवान ने मुझे बहुत कुछ आगे हुआ। अनिनी में एक बार हमारा ट्रेजरी को लूट लिया था। उस ट्रेजरी को लूटने के बाद में हमें हेलीकॉप्टर दे के वहाँ में एयर ड्रॉप किया गया। मैं अपना टीम को लेके गया, 10 दिन रहा, पूरी मेहनत छानबीन किया, AK-47 को रख के, बुलेट प्रूफ को यहाँ पहन के 15 करोड़ को हमने कैसे कैसे करके आतंकवादी जो असम और अरुणाचल का जो है ना पासीघाट का बॉर्डर से, हम लोग वहाँ से पैसा को पूरा नकद रिकवर कर लिया, हेलीकॉप्टर से वापस ले आया। जान भी जा सकता था लेकिन ऊपर वाला साथ था। 15 करोड़ लेके आया। मेरा उस समय का पानी पारकारी का पुल मुझे गले लगा लिया। DGP भी एयरपोर्ट में आ गया, सारा पैसा को लेके पूरा हेलीकॉप्टर में भर्ती करके बस्ता में लेके आया। सरकार ने मुझे 25,000 इनाम दिया और एक गोल्ड मेडल भी ये दिया। उस पैसा से जो मैंने सोचा कि इस पैसा को मैं क्या करूं, मैंने फिर हम अपना पता नहीं दिल में आया कि हर कोई, जो मैं IPS बना तो हर कोई मुझे बच्चे लोग पूछने आते हैं, गरीब लोग पूछते थे सर मदद करो मदद करो। हम तो देते थे लेकिन कब तक हम देते रहेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक संस्था खोले, तब हेल्पिंग हैंड खोला। तो हेल्पिंग हैंड ये आज स्कॉलरशिप भी मोबिलाइज करते हैं, डेड बॉडी भी बेचते हैं, हमारा ब्लड बैंक भी है, अवेयरनेस कैंपेन भी करते हैं, ऑर्फन स्कॉलरशिप भी है, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी है। तो करके आज में ये तो हम कर ही रहा है। और एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, महात्मा गांधी सेंटर मेरे गांव में, मेरे जहाँ हम जन्म हुआ है, मेरा पुरखों का एक ही मेरा ज़मीन है, उसको मैंने बापू के नाम पे NGO रजिस्टर करके उसको NGO को दे दिया। और इसी महात्मा गांधी सेंटर पे हमारा एक लाइब्रेरी है, डिजिटल करियर गाइडेंस है, अपना हेल्थ क्लिनिक यूनिट है, अटल बिहारी वाजपेयी सेवा केंद्र है, चिल्ड्रेन पार्क है, काउंसलिंग सेंटर है, जो काउंसलिंग इंडिया के साथ जो इमोशनल डिस्ट्रेस उसके लिए काउंसलिंग करने के लिए लंदन से आई हुई एक आसाम से लेडी काउंसलिंग करने आया है। फिर सेनहाइजर ने एक मॉडल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप और प्लम्बिंग का बना करके मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी वालों ने वहाँ में स्किल ट्रेनिंग सिखा रहा है। और अभी बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं खुशी कर रहा हूँ कि ये योनेक्स वालों ने, योनेक्स सनराइज इंडिया ने, उसका CEO विक्रम दर ने वो हम एक मॉडल 2 बैडमिंटन बनाने जा रहे हैं। और उसके बाद में अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च भी एक सेंटर वहीं में खोलने जा रहा है। और उसमें बापू का मूर्ति मैंने 7.5 फीट
जो सीईओ उस समय में जो इंडिगो एयरलाइन था आदित्य घोष ने, उन्होंने स्पॉन्सर करा के बहुत मुश्किल से यहाँ से पहाड़ तक पहुँचा के लेके गया है। आज अरुणाचल का सबसे हाईएस्ट स्टैचू वहाँ पे है। फिर अभी हम रिसेंटली नवीन जिंदाल के इंडिया फ्लैग फाउंडेशन से अरुणाचल का हाईएस्ट फीट 85 फीट फ्लैग हम भारत का झंडा लगा के आया हुआ। तो और इसी के लिए अभी हम लोग इसी सेंटर को चलाने के लिए हर एक महीना में मेरा आधा पे उसमें जाता है, सारा ध्यान उधर में जाता है। स्कॉलरशिप आता है, इसी स्कॉलरशिप यूपीएससी स्कॉलरशिप से हर साल हमें कम से कम 150 को आप स्कॉलरशिप देते, उसमें से 30-40 लोग स्टेट सर्विस में भी आ जाते। हर साल इस बार भी हमारा 8 तो आया है यूपीएससी में, IAS IPS IRS आ जाते हैं। तो ऐसा करके ज़िंदगी जी रहा हूँ। पुलिस तो काम कर ही रहा हूँ, वो तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं बड़ा खुशी की बात है कि भारत सरकार ने भी मुझे ऐतिहासिक 12 साल 6 महीना दिल्ली में रखा। और यहाँ में नॉर्थ ईस्ट वालों के जो पहाड़ों से आते हैं, हम आखिरी आउती भी स्कीम चला रहे हैं। कोई भी पहाड़ों से लद्दाख से ले मणिपुर नागालैंड तक कोई भी अगर यहाँ मर जाता है तो उसका हम अंतिम संस्कार हम कर देते हैं। और जिसको अगर आखिरी शरीर को अगर उसको घर में भेजना है तो बिस्तरा और इंडिगो वालों ने हमें CSR से भी देकर आज तक 729 डेड बॉडी भी हम लोग भेजा है। और यहाँ जिसका बहुत दूर दराज में उसको हम लोग अंतिम संस्कार यही कर रहे हैं। अगर हिंदू है तो शमशान घाट में हम अपना शमशान इसमें कर देता है। अपना पंजाबी बाग है, ग्रीन पार्क है। अगर ईसाई है तो हम सेक्टर 23 में कर देता है, अगर मुसलमान है तो सेक्टर 24 में कर देता है। फिर सारा हिंदुस्तान में हमारा वॉलंटियर से कहीं भी कुछ होता है तो हमारा वॉलंटियर जाके उसको इनिशियली संभाल लेता है। अगर एक्सीडेंट किया तो खून दे देता है, उसका परिवार को बताता है, फिर उसका ऑफिस वालों को, उसका कॉलेज या इंस्टीट्यूशन वालों को बताता है। तो ऐसा करके ज़िंदगी जो ना एक बहुत एक सेटिस्फेक्शन है कि मैं जो तकलीफ सहा है उसका बदले में समाज के लिए, देश के लिए, मैं अपना गांव के लिए मैं कुछ वापस दे रहा हूँ। अपना ज़मीन को, अपना आधा पे को। और जब भी जाता हूँ मैं मेडिकल कैंप कराता हूँ, कैरियर गाइडेंस कराता हूँ, सारा करके ये अपना जो बापू से बहुत इंस्पायर होकर के अभी मैं अपना देश के लिए, समाज के जो मुझसे बन पाता मैं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। आप बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है जितने दर्शक हैं जो देख रहे हैं। एक और चीज़ सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में आप रहे और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आपका कंट्रीब्यूशन रहा सर। तो उस चीज़ को शेयर करें सर दर्शकों के साथ। और मैं ये जानना चाहूँगा सर कि UN पीस मिशन में किस तरीके से आपके लीडरशिप को डिफरेंटली शेप किया, क्योंकि उसके बाद आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए सर और आपको मतलब बहुत अच्छे तरीके से नवाजा गया अरुणाचल के अलग अलग जगह पे, मैंने ऐसा सुना है सर। तो यूनाइटेड नेशन में जब आप थे सर तो किस तरीके से वो आपके लीडरशिप को प्रभावित किया और नया शेप दिया सर, ये मैं जानना चाहता हूँ सर आपसे। देखो मुझे बहुत नसीब था कि ऑल इंडिया IPS ऑफिसर सिलेक्शन हुआ था जो युगोस्लाविया में वार हुआ था, जो नाटो और युगोस्लावियन आर्मी। तो उसमें UN ने उस एडमिनिस्ट्रेशन वार जोन को टेक ओवर कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया। तो उसके लिए उन्हें सारे दुनिया से सीनियर पुलिस अफसर की ज़रूरत था ताकि उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए UN पुलिस में वहाँ मॉनिटर रहने के लिए, ताकि उसको पीस को उसको लागू करे। तो यहाँ इंटरव्यू दिया, यहाँ आया, सिलेक्शन हो गया क्योंकि मेरा इंग्लिश भी ठीक है और बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड इंटरव्यू लिया। मुझे वहाँ में नीलाने बोल करके पहले प्रिस्टिना में गया, वहाँ में पूरा ट्रेनिंग हुआ, ये हुआ वो, चलो होते रहता। लेकिन मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली जाते ही उस लोकल भाषा को सीखा है और वहाँ का कल्चर हेरिटेज को मैंने बिल्कुल समझा, प्रैक्टिस किया। आज भी मुझे मालूम है डबरदान वाला काकोस्ते, मतलब अपना उस एरिया का जो सर्बियन लैंग्वेज को भी बिल्कुल अच्छी तरह से सीख लिया। इसलिए कह रहा हूँ कि जो सिविल सर्विस बनने वाला है तो जहाँ कहीं भी तुम एंटरप्रेन्योर बनेंगे, जिस इलाका का तुम भाषा को जानना बहुत ज़रूरी है, एक नंबर। और उस इलाका का जो भी संस्कृति है उसको आदर करना है, उसका साथ में शामिल होना है। मुझे सिलेक्ट हुआ, मैं सबसे पहले वहाँ में UN हेडक्वार्टर खोला और वहाँ खोलने के बाद में मुझे वहाँ में हमारे साथ में S4 आर्मी था,
यूनिसेफ था, कैरितास था, रेड क्रॉस था, इंटरनेशनल यूरोपियन यूनियन का जितना भी सोशल, हम लोग यूएन करा के एक सफ़ेद हेलीकॉप्टर लेकर के, यूएन का फ्लैग लेकर के, बहुत ही अच्छा, मतलब आपका मेडिकल भी देना, स्कूल को रीबिल्ड करना, पीस शांति हुआ शिकायत आता है तो वो करना, वार ग्रेव को जहाँ में जो उसको किया उसको दग आउट करना, जो जहाँ जो आदमी को दफन किया है, जो वार क्राइम जो ना उसको करने के लिए किया। बहुत ही मैं 2 साल रहा, एक दिन भी छुट्टी लिया नहीं। मुझे इतना मतलब देख करके दुख भी लगा, ओ माय गॉड। साथ ही साथ मुझे कॉफी आनंद ने यूएन हेडक्वार्टर ने मुझे चेयरमैन ऑफ द रिक्रूटमेंट को भी बनाया, जो कि बहुत ही जिम्मेदारी वाला जो, तो मुझे जो वहाँ रिक्रूटमेंट का, क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल था, क्यों अगर सही आदमी को अगर सही जगह में आप भर्ती नहीं करेगा तो फिर आपको सारा यूएन सारी दुनिया का पीस ये हो सकता है। तो इसमें मुझे बहुत ही मुझे एक बाद में भी काम आया। आज भी मैं रिक्रूटमेंट में 8 साल 6 महीना दिल्ली पुलिस का रिक्रूटमेंट चेयरमैन बन करके रहा, तो बहुत सीखने को मिला। मेरा जो मेरे अंदर में काम अमेरिका से, ब्रिटिश से, जॉर्डन से, इजिप्ट से, तो सारा करके जो ना मुझे बिना पक्षपात किए हुए बिल्कुल साफ सुथरा सिस्टमेटिक करा के एक आइडिया मुझे दिया कि कैसे आप, क्योंकि यूएन इंटरफेरेंस कोई होता नहीं है, सारा करके एक बहुत एक नया एक यूएन पुलिस इंटरनेशनल के साथ, उसमें तो मेरे अंदर में तो 16 कंट्रीज था ही, हम तो पुलिस कमांडर था ही था। उसमें आप उनका भाषा सीखना, अलग अलग वो आया हुआ सिर्फ यूएन का यहाँ पे पहना हुआ है, और सिर्फ बैरेक यूएन का, बाकी तो सब तुम्हारा उसी का पुलिस का है। तो ऐसा करके एक तो मुझे एक नया, एक तो लोगों को बीच में कैसा आप अपना काम कराना है, अच्छा मतलब जो मकसद है यूएन को, पीस को, शांति कैसे बाहर ले आना है, और हर एक जैसा हम जो जॉर्डन का वाला है, कैसे लोगों से क्या काम लेना है, जो कंप्यूटर में एक्सपर्ट है उससे लेना है, जो लोगों को बात करता है उसको डिप्लोमेसी में लगाना है, जो अच्छा जो ड्राफ्ट करता है उसको ड्राफ्टिंग में डालना है, जो अच्छा तफ्तीश करता है उसको वार क्राइम के लिए ये करना। तो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है ना, एक बहुत एक अच्छा एक मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आपको फिर अमेरिका का प्रैक्टिस का पुलिस का भी मालूम हो जाता है, इंग्लैंड का भी मालूम हो जाता है, जॉर्डन का भी मालूम हो जाता है। फिर ऐसा करके जो ना इट इज गिवन ए वेरी, क्या कहते हैं ना, एक हॉराइजन, एक बहुत एक बड़ा एक आसमान की तरह तुम्हें एक तो दे दिया। दैट इज वेरी एक अच्छा अवसर के लिए मैं तो समझता हूँ, अगर पॉजिटिवली ले तो बहुत अच्छा रहेगा। हम क्या करते थे, हम सैटरडे संडे को भी हर एक जहाँ स्कूल में बम्बार्डी करके सारा ख़त्म कर दिया है, उस स्कूल के लिए हम अपना हर एक दिन में जो 3 कॉफ़ी पीते थे, 1 कॉफ़ी को बचा करके जो भी करते थे। और जहाँ पे जो बच्चा जो हॉस्पिटल है उसके लिए हम लोग आज भी याद है, हम लोग ऐसे पुलिस कमांडर, हम लोग मैडोना को चिट्ठी लिखते थे, माइकल जैक्सन को लिखते थे, रोनाल्डो को लिखते थे, ऑफकोर्स परमिशन फ्रॉम एक को था कि हम लोग इसको रीबिल्ड करने के लिए मदद करो। आज भी याद है, लंदन पुलिस वालों ने पूरा उनका वेलफेयर फंड से किताब बेचता है, ये बेचता है, वो बेचता है। रोनाल्डो भी उस समय का बहुत सबसे, अभी रोनाल्डो ने उस समय का जो है ना ब्राज़ील का जो रोनाल्डो जो है ना, वो आ करके हॉस्पिटल को एक को कैसा रीबिल्ड किया था। एक बहुत एक बड़ा, क्या कहते हैं ना, लिहाजनी, कैसे लोगों के साथ लिहाजन करना है, कैसे आप अनजान जगह में अपना जगह प्यार और मोहब्बत से बनाना है, कैसे लोगों से काम कराना है जनहित के लिए, लोगों का कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं। तो ऐसा करते हुए जो ना, तो एक मुझे ज़िंदगी का एक नज़रिया एक बदल दिया है। हम तो कहाँ पहाड़ी वाला, एक गांधी आश्रम में पढ़ने वाला, फिर आईपीएस बना, चलो दिल्ली में डीसीपी बना, फिर अरुणाचल में एसएसपी रहा, वो अलग बात है। लेकिन जब आप वहाँ जाते तो सारे दुनिया, यूनाइटेड नेशंस, आपका हेलीकॉप्टर में यूएन लिखा हुआ है, सारे दुनिया को तुम रिप्रेजेंट। मुझे बहुत अच्छा लगा जब हम दोबोज में, यूगोस्लाविया में, प्रिस्टिना में जाते थे, पंडित नेहरू लोग का, महात्मा गांधी लोग का, क्योंकि मार्शल टीटो और ये हमारा भारत सरकार बहुत अच्छा रिश्ता में था। नेहरू का, महात्मा गांधी का सारा फोटो भी लगा हुआ, मतलब उसमें सारा मोटी भी बना के रखा, स्कूल इनाग्रेट किया, ये क्या हुआ क्या। तो ये यूएन एक्सपोजर, नंबर 1 एक्सपोजर ऑफ थिंकिंग, विजन, लोगों के साथ कैसे मिलके काम करना है, और इंटरनेशनल वेराइटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे 85 लाख पैसा मिला है, और उसी से हम एक छोटा सा घर, आज मैंने उसको हेल्पिंग हैंड को दान दे दिया है,
मैंने एक लक्कड़ का घर अच्छा से बनाया है, उसमें 6 रूम का जो है ना पूरा। अब उसमें अभी उसमें मुझे अभी जो मेरा मुझे जो बिल्डिंग बना है ONGC ने तो दिया था, हमें 40 लाख दे करके तो बनाया है। लेकिन जो अभी जो मेरा कॉटेज हाउस बना हुआ उसमें स्किल ट्रेनिंग चला रहा है, अटल बिहारी सेवा केंद्र चला रहा है, और अपना जो है ना काउंसलिंग सेंटर चला रहा है, फार्मर हब चला रहा है। तो ऐसा करके एक बहुत एक मेरे लिए एक नया एक तारा मेरे लिए ज़िंदगी में एक देखने का नज़रिया। तो इतना जो वार जोन में कितने लोगों को दफनते, उसका डेड बॉडी को शरीर को निकला, दुख दर्द को देख के, रिफ्यूजी को देख के, अत्याचार को देख के एक आप नम हो जाते। तो आपका दिल में एक तो प्यार, एम्पैथी, दूसरों का दर्द को समझना। मैं तो सोचता हूँ कि हर एक जो अच्छा जो पद जो IAS IPS या और भी जो इवन नेता को भी ऐसे जगह में भेजना, ताकि वो ऐसे लोगों से सीखें, ऐसे लोगों से एक्सपोजर हो, ताकि जो वो अपना देश में वापस आएगा तो उनका जो देखने का नज़रिया है पॉजिटिविटी, जन सेवा तो आए। तो ये जो UN का है मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा भगवान ने मुझे एक मौका दिया है। थैंक यू सो मच सर। सर एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा सर आपसे कि आप बहुत बड़े डिजिग्नेशन पे हैं, DGP हैं आज के डेट में। सौरव गांगुली जब इंडियन टीम को कैप्टन कर रहे थे तो उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ द टफेस्ट टाइम एंड व्हाट इज़ द टफेस्ट थिंग एज अ कैप्टन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने यही बोला कि टू ब्रिंग ईच एंड एवरी प्लेयर ऑन द कॉमन पेज। मतलब कि 11 प्लेयर या 15 प्लेयर को एक साथ लेके चलना उनके लिए बहुत बड़ा अपहीवल टास्क था। उस सौरव गांगुली ने बोला, जिस सौरव गांगुली ने इंडियन क्रिकेट टीम को एक पिनाकल पे पहुंचाया। मैं सर आपसे ये समझना चाहता हूं कि 15 तो छोड़ दीजिए, शायद 15 लाख और उससे भी ज़्यादा लोगों को आप एक साथ लेके चल रहे हैं, तो ऐसी क्या क्वालिटी है, ऐसी कौन सी स्किल्स सेट हैं सर जो यदि हमारे दर्शक आपसे सीख पाएँ और उसको रेप्लिकेट कर पाएँ तो शायद हमारी सोसाइटी, शायद हमारा सिटी, शायद हमारी कंट्री और शायद हमारा वर्ल्ड कुछ और अच्छा हो पाएगा। इसमें एक चीज़ है, ज़िंदगी में अगर तुम कामयाबी होना चाहो तो एक बिल्कुल 3 चीज़ की बहुत ज़रूरी है। जब ये नहीं होगा तो बाकी काम नहीं होगा। ये मेरा ज़िंदगी का अब तक का एक्सपीरियंस है, 30 साल हो गया पुलिस में। फर्स्ट थिंग, एजुकेशन। आप चाहे देहात में हो, सिटी में हो, जहाँ कहीं भी हो, जो तुमसे टीचर है, गुरु है, जहाँ भी है, उससे तुम बेस्ट ले लो। मैं तो DPS का नहीं हूँ, मैं तो केंद्रीय विद्यालय का नहीं हूँ, लेकिन वो एक गांधी आश्रम एक ही टीचर वाला से आज IPS DG बन के बैठा हुआ। कारण था मैं अपना पढ़ाई को सबसे नंबर 1 महत्व इम्पोर्टेंस देख रहे, हर काम को पढ़ाई कर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। 1 नंबर। 2 नंबर डिसिप्लिन। अगर आप अनुशासन नहीं है, अगर तुम सुबह में 10 बजे 9 बजे तक सोते रहेगा तो जिंदगी में तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो आदमी, मेरा ये मानना है, आज मैं कह सकता हूं ताकत के साथ, अपना तजुर्बा के साथ, जो आदमी सुबह जल्दी उठता है ना, अगर वो 5 बजे 6 बजे उठ जाता है, तो जो 9 बजे तक सो रहा होगा, आप 4 घंटा उसे आगे निकल गया। 1 नंबर। 2 नंबर, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा नहीं। जो डिसिप्लिन नहीं है ना, वो डिसिप्लिन क्या किसी लिए मारते हैं? एक तो तुम्हारा करियर बढ़ाने में काम आएगा। दूसरा, जो डिसिप्लिन नहीं है ना, जो अनुशासन नहीं है, वो गधा, वो आदमी, वो स्टूडेंट अपना शरीर को, अपना सोच को काबू नहीं कर पा रहा है। जो आदमी अपना शरीर को, अपना चाहत को, अपना मन को काबू नहीं करेगा, वो किसी का काबू में आकर के कठपुतली की तरह जिंदगी में नाचेगा। तो फर्स्ट एजुकेशन, सेकंड डिसिप्लिन, थर्ड क्या करना चाहता है तुम, अपना आत्मा से पूछो, अपना दिल से पूछो, तब तुम्हें जवाब मिलेगा। मुझे जबरदस्ती इंजीनियर बना, अरे मेरे पास मैथ्स का ही नहीं है, हम कहाँ इंजीनियर बन पाएंगे? हम पागल हो गए, या तो आत्महत्या कर ले होगे, या तो हम बिल्कुल छोड़ दिया होगा। तो जिस चीज में तुम रुचि है, उस चीज को तुम पहचानो।
मेरी कॉम हमारे हेल्पिंग हैंड में है, अगर उसको बोलता कि तुम पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, आज तो वो हमारा वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनता, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे क्या पसंद है। तभी तो उन्होंने कराटे के वर्ल्ड चैंपियन बना, ओलंपिक चैंपियन बना। आज देखो एक मिसाल बन गया। ये 3 चीज जो है ना जिंदगी का बेसिक हड्डी, रीढ़ की हड्डी, अगर आप ये नहीं है तो आप बाकी कुछ भी कर ले, पूजा करो, ये करो, वो करो, जितना भी तुम कोचिंग करो, उससे नहीं बनेगा। सबसे पहले तुम जहाँ कहीं भी हो, मैं तुम्हारा पढ़ा लिखा को एकदम, अरे पढ़ने का समय आजकल में तुम्हारा मुझे अच्छा दिया, मौका दिया है। आजकल क्या होता है कि कॉलेज में, हाई स्कूल में लोग सोशल मीडिया में और एडिक्शन हो जाते हैं, लड़का लड़की दोस्ती बनाने में एडिक्शन हो जाते हैं, इधर उधर यूनियन सुनबाजी ये वो में बिजी हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ मेरे छोटा भाई बहन हो, अरे तुझे जिंदगी में बहुत समय मिलेगा, हर चीज का एक समय होता है। अगर आप उस ब्रह्मचारी का समय में आप गृहस्थ आप करेंगे तो तुम्हारा तो जिंदगी में तुम कुछ नहीं रहेंगे। मेरा एक्सपीरियंस है स्कूल कॉलेज में, जिन्होंने उस समय में मौज मस्ती कर रहा था आज रो रहे, कुछ बना नहीं। तो तुम अपना पहचान, जब तुम स्कूल में कॉलेज में तो तुम्हें जिंदगी का युद्ध के लिए तुम तैयारी कर रहे हैं। अगर तुम तैयारी नहीं हुआ ना, तुम कहीं नहीं बनेगा। बाकी चीज तो फिर अपना आप वो चलते रहेंगे, वो करना है, ये करना है। अगर ये 3 चीज को जिन्होंने भी काबू नहीं किया अपना, अगर मैं तुम्हारे बस में नहीं है ना, तो आगे सोचो ही मत। अरे तुम सोचो, माँ पिताजी हर किसी का समय है। आप तुम कॉलेज चला गया, MA के BA पास कर लिया या BSc कर लिया, जैसे तैसे करके तुम पास कर लिया, तुम्हारा माँ पिताजी बाल पक गया होगा, तुम किस मुंह से जाके फिर बोलेगा पापा हमको पैसा दो, मामी हमको पैसा दो। बस देश, हमारा भारत देश, ये दुनिया सब नौजवान के हर किसी को मौका देता है, इस मौका को गंवाना नहीं है। कैसे गंवाना नहीं है? 3 चीजें, जो भी तुम्हें, जहां भी तुम्हें पढ़ने के लिए, केंद्रीय विद्यालय हो, DPS हो, गांव का स्कूल हो, गुरुकुल हो, कहीं भी हो कर रहा था, 100% बस पढ़ाई। उसके बाद अनुशासन, डिसिप्लिन, अपना मन को काबू करो। तुम्हारा उम्र में जो वो जवानी लोग बोलते हैं गर्लफ्रेंड बनाना है, ये देखना, वो देखना, हर दिन मोबाइल में देखना, फिल्म देखने जाना, इधर जाना, वो तो वो एक क्या कहते हैं ना, बुलबुलिया है। लेकिन जब तुम अपना बदन को काबू नहीं कर पाए, मैं हमेशा बोलता कि इंसान का पहले निशान है कि अगर सुबह जल्दी जागता है, उसके बाद अपना आप को पहचानो, किसी का कहने पे मत जाना तुम इंजीनियर बनो, IAS बनो, IPS बनो, ये करो, वो करो। अरे तेरे बस का ही नहीं है, तुम्हारा खून में नहीं है, तुम कैसे तुम हो पाएंगे? और बाकी अपना देश को भूलना नहीं, अपना देहात को भूलना नहीं, अपना गांव को भूलना नहीं, जहाँ से तुम आए हो अपना गुरु को प्रणाम करना है, आदर करना है। ये देश, भारत माँ, इंडिया, दुनिया तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है। जब तक तुम अपना आप को काबू करके मेहनत नहीं करेगा, तुम्हें समाज में कहीं जगह नहीं मिलेगा। मेहनत करने वालों के लिए, अनुशासित विद्यार्थी के लिए, जो अपना मंजिल को जानते, जो अपना क्या चाहते हो उसको पहचान जाता है, उसके लिए हर जगह उनके लिए जगह मिलेंगे, कामयाबी तुम्हारा पीछे होंगे। थैंक यू सो मच सर। ये एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। जितने भी स्टूडेंट हैं, इसी आपके आंसर से ही एक क्वेश्चन निकल के आया है सर। मैं समझना चाहता हूँ उस क्वेश्चन को, क्योंकि जब मैं अरुणाचल में था सर एज ए UPSC कोच, 3 साल पढ़ाया वहाँ पे सर, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे समझ में आई। और अरुणाचल ही क्यों कहें, असम और दिल्ली और UP हर जगह पे ये समस्या बहुत प्रीवैलेंट मुझे दिखती है। मैंने ऐसा देखा है सर कि एजुकेशन तो बहुत सही आपने बात बोली है सर। नेल्सन मंडेला ने भी यही कहा था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द सोसाइटी, टू चेंज द वर्ल्ड। डिसिप्लिन की आपने बात की है सर, तो डेफिनेटली अनुशासन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और आप तो डिसिप्लिन के एक इंसाइक्लोपीडिया हैं। यदि आपके बारे में पढ़ा जाए तो शायद मतलब हर जगह पे आप चाहें, आपकी स्कूलिंग की बात करें, आपके कॉलेज की बात करें, आपके यूनिवर्सिटी की बात करें, और इवन आफ्टर गेटिंग इनटू द UPSC, वहाँ पे भी आपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखा।
तीसरी बात सर, आपने ये कहा कि जो इच्छा है वही करो। सर मेरा क्वेश्चन इसमें बहुत पेचीदा है और आज तक मैं नहीं समझ पाया हूँ, और ये मैंने ऑब्जर्व किया है सर, मैंने किसी किताब से नहीं पढ़ा है। अरुणाचल के टाइम में मैं जब पढ़ाता था सर, तो वहाँ पे बच्चे एक चीज़ डिसाइड करते थे कि ये करना है, और बहुत इंटरेस्ट के साथ, बहुत एनर्जी के साथ डिसाइड करते थे, और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 6 महीने मैक्सिमम, उसके बाद वो एनर्जी उनकी चली जाती थी, फिर किसी दूसरे चीज़ को डिसाइड करते थे, उसमें फिर 6 महीने, 1 साल तक लगे रहते थे, फिर कुछ नहीं होता था, तीसरा चीज़ डिसाइड करते थे। अच्छा, वो सारे गोल्स अच्छे थे सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहला वाला ख़राब था, दूसरा वाला ख़राब था, तीसरा वाला ख़राब था, और उनका इंटरेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत अच्छे लोगों को सर ऐसे बर्बाद होते हुए देखा है। तो वो 6 महीने टाइम दिए, फिर किसी दूसरे काम को स्टार्ट कर दिया, फिर उसमें 7, 8, 10 महीने टाइम दिया, फिर किसी दूसरे काम को स्टार्ट कर दिया, उसमें एक साल टाइम वेस्ट हो गया। 5 साल का यदि मैं सर एवरेज निकालूं तो 5 साल में 5 नए काम स्टार्ट करके वो छोड़ चुके होते हैं। तो सर ऐसे बच्चों के लिए, और अरुणाचल में बहुत है सर, बाकी जगह पे भी है, अरुणाचल में ज़्यादा मुझे देखने को मिला ये चीज़, तो इसके लिए सर आप क्या सजेशन देना चाहिए? देखो, इसीलिए मैंने शुरू में कहा ना, अगर आप, क्या होता है कि मैंने भी देखा, मेरा भी बेटियाँ है, और भी मैंने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता हूँ। प्रॉब्लम है कि इसीलिए उनको एडवाइस देने से पहले ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप चाहते क्या, पहले उसको सही तरीके से चिंतन मंथन करना है दिल से, कि अगर तुमको डॉक्टर बनना है, या तुम्हारा माँ पिता बोले डॉक्टर बनो, अगर तुम्हारा एक खून में तुम खून देखते, तुम्हारा पसीना छूट जाते, तो तुम डॉक्टर अच्छा नहीं बन सकता है। अगर आप दूसरों को अच्छा बड़े वकील, कपिल सिब्बल देख करके सारा हम भी वकील बनेगा, अगर तुम्हें डिबेट करने का तुम्हारे पास एप्टीट्यूड नहीं है, तुम पब्लिक स्पीकिंग में पोर है, तो आप अच्छा एडवोकेट नहीं बन पाएगा, आप आर्गूमेंट नहीं कर पाएगा। तीसरा, अगर आपको मैथमेटिक्स में पोर है, तो आप कैसे इंजीनियर बनेंगे? तो ये जो अभी आपने कहा कि हर 6 महीना में ये होता है, शुरुआत से ही खराब हुआ ना। आपको अगर जो ऐसे बच्चों के लिए जो है ना, जिन्होंने कर लिया, तो पहले आप अपना आपको री इंट्रोस्पेक्ट करो, क्या मैं इसमें इंटरेस्टेड है, क्या इसमें ये है। और कुछ लोग बोलते हैं, जैसा अभी मैं एग्जाम उठा, कुछ लोग बोलते हैं कि हम बिजनेसमैन बनेगा। अरे देखने में तो अच्छा लगता है, तुम्हें दिन रात 24 घंटा तुम्हें भी हर काम, चपरासी का काम भी करना पड़ेगा, हर चीज को इधर उधर करके करना पड़ेगा, तुम्हारे पास वो काबिलियत है। हम स्पोर्ट बनेगा, हर समय में वो करता है, ये करता है, लेकिन स्पोर्ट्स करने के लिए तुम्हारा सिर्फ रोनाल्डो को देख के, सिर्फ मैरी कॉम को देख के तुम भी ऐसा बनेगा बोल के नहीं बनेगा, जब तक तुम्हारा वातावरण कैसा है। अगर तुम जैसे जीरो में हुआ या कहीं भी हो, उसमें कुछ खेलने की जगह ही नहीं है, तुम जितना सोचने से भी तुम्हें ट्रेनिंग नहीं मिलेगा। अगर तुम गरीब लड़का है, तो तुम कहाँ माँ पिताजी तुमको दिल्ली मुंबई भेज पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो पहले अपना अंदर की जो भी तुम्हारा जो गुण है, उसको सही तरीके से पहचानो। सही तरीके से पहचानने के बाद में आजकल अच्छा गुरु जो जहाँ भी आप उसे पूछो, सर ये मैं करना चाहता हूँ, सर मैं होम करना चाहता हूँ। जैसा आज भी मुझे याद है, अभी मेरा बहुत दोस्त अच्छे लोग हैं जो ऐसा बेच के अच्छा पेंटिंग करता है, तो वो तो बिल्कुल फ्यूचर में अच्छा पेंटर बनेंगे ना। और कुछ लोग होता है बहुत अच्छा पोएट्री लिखता है, वो तो फ्यूचर में अच्छा राइटर बनेगा ना। तो आप जनरली क्या युवा में वो अपना लोगों को देख करके जल्दी आकर्षित हो जाते और प्रभावित हो जाते। उन्हें नहीं पता है कि इसको इस रास्ते में चलने के लिए कितना खून पसीना, कितना मेहनत करना पड़ता है, और उनका पास खून में ही नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक आप करते हैं। 6 महीना 7 महीना अगर तुम बार बार ऐसा हो रहा है, तो तुम्हारा गोल सिलेक्शन में ही गलती है। और अगर चलो कोई बात, अगर हो भी गया है तो जिंदगी में कभी देर नहीं होता है। जितना जल्दी तुम पहचानो अपना आप को, जो बीत गया उसे आगे मत पीछे मत देखो। आप देखो कि चलो जो मुझे 2 ये नहीं हुआ, अब तीसरा मैं कहाँ पे मैं फिट हो सकता हूँ। अगर मैं हकीकत को बयान करना चाहता हूँ, अगर तुम पढ़ाई में ठीक नहीं है, डिबेट में ठीक नहीं है, आप एक्सटेम्पोर स्पीच बोल नहीं पाते, जीके में ठीक नहीं है, और तो उसमें आप यूपीएससी करेगा बोल करके खून से लिखने से भी तो नहीं होगा ना। यू मस्ट हैप्पी विथ आपको बाबू के लिए जो भी करना, उसके लिए तुम अपना लेवल तक खुश रहो,
हर कोई IAS IPS नहीं बन सकता है। एक IAS IPS के लिए 30,000 स्टूडेंट कैंडिडेट कॉम्पीट करता है। तो इसीलिए आप जब तक अपना आपको पहचानेगा नहीं, आज भी मुझे याद है मेरा जीरो का एक लड़का, मेरा दोस्त था, हम लोग हॉस्टल में एक साथ रहता था, वो डॉक्टर को इतना अच्छा पाता था। अब जिंदगी मुड़कर नाम ही लिख दे कि डॉक्टर सो, अब नाम नहीं लूंगा, अब वो ऐसा ही बेचारा बाबू बन के बैठा है, डॉक्टर सो लिख मेरे सामने, हम लोग एक साथ हम लोग हॉस्टल में रहता था। हम तो सुबह उठ करके पढ़ता था, वो तो इतना सुस्ती थे कि जीरो में इतना ठंडा था, किताब को भी ऐसा सोल लगा करके जीवा से तान करके पढ़ता। क्या वो डॉक्टर बनेगा? मुझे मालूम था वो बनेगा नहीं, आज बना भी नहीं। यार डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो इसीलिए यू शुड, अंग्रेजी में कहावत है ना, यू शुड नॉट ओनली डिजायर, डिजर्विंग होना है। सिर्फ चाहने से नहीं होगा, अगर आप मेहनत करेगा, डिसिप्लिन होगा, क्या बनना चाहते तुम अपने आप को पहचान लिया, तो तुम नायक नायक कहते हुए भी तुमको जिंदगी में कामयाबी मिल जाएगा, उसको रेगुलर अगर करता है तो सिर्फ सपना, सिर्फ हमारे युवा लोग जो है ना, वो जल्दबाजी में अपना एम बना लेते, ये करेगा वो करेगा, हुआ करके नहीं। उसे बनने से पहले अपने गुरु से पूछो, माँ पिता जी से पूछो, सामने बोलो। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, हम जिंदगी में बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छा था, कभी मिस नहीं हुआ। आज भी याद है, जब आज मैं एग्जाम बताता हूँ, महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी आश्रम में एक बार मैं तो क्लास एक बार मिस नहीं, एक बार बारिश आना शुरू हो गया था। हम अपना वो जीरो का ऐसा बेम्बू से बना हुआ उसको लगा करके दौड़ के किताब को लेना, रास्ता में इतना बारिश हो गया, पूरा भीग गया। जब मैं आश्रम में पहुंचा तो कोई नहीं आया, हम अकेला आया। सेविका ने मुझे मेरा पूरा भीगा हुआ कपड़ा को खोल के, हम तो छोटा बच्चा था, कपड़ा को सुखा दिया, मुझे गले लगाया, बोला बेटा इस तुम्हारा चाहत को कभी खोने मत देना, तुम बहुत बड़ा आदमी बनोगे। मीन्स बारिश हो रहा था, हम भी तो घर भेज सकता था ना, लेकिन मुझे नहीं, मुझे स्कूल जाना है। तो आपको वैसे ही होना पड़े, जैसा महाभारत में जो ना अर्जुन जो आंख है ना, जो चिड़िया का आंख में देखने वाला, अगर आप कुछ चीज़ चाहते हैं तो आपको मालूम, मेरी कॉम हर कोई बोलता है मेरी कॉम थी कि ये थी कि वो थी। अरे कभी सुना है मेरी कॉम? वो मेरे बहन है, मुझे भाई मानता है, सुबह 4 बजे से प्रैक्टिस करता है, 4 बजे से 8 बजे तक, फिर शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। क्या ऐसा कर पाएगा? तो इसीलिए जो है ना, ये जो है ना आपको एक जुनून, पागलपन, अब मैं और बताता, पागलपन, थोड़ा पागल होना पड़ता, पागल रहते मैं मेंटली पागल। हम जिंदगी में अपना गांव में पानी, हम लोग गांव में दूर से बैम्बू का उसमें लगा करके और जो ना ले आते थे। तो उसके बाद में ले आने के बाद में जब स्विमिंग का तो दूर की बात, नदी नहीं, छोटा सा नाला है जीरो में, तो इतना सा तो कोई स्विमिंग ना। लेकिन जब NPA में पहुंचा, पुलिस एकेडमी में, इतना वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल है, इतना अच्छा लगा। मैं हर समय में स्विमिंग करता था। मुझे 3 बार वार्निंग भी दिया गया है, यू आर वायलेटिंग द रूल, ये लोग पार्टी कर रहा है, फिल्म देखने गया, लेकिन हम चुपके से जाकर के स्विमिंग करता था। और जब IPS का कंपटीशन हुआ, हमें 3 गोल्ड मेडल मिला। सब लोग बोलते थे कि अरे रॉबिन का तो पिताजी तो बहुत अमीर आदमी होगा, उसका तो स्विमिंग पूल भी होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हम पानी लेने के लिए, मतलब जुनून ये होना बहुत। थैंक यू सो मच सर। इस सर के पूरी बात का एक लाइन में यदि ऑब्जेक्टिव निकाला जाए तो जुनून रखिए दोस्तों, डिसिप्लिन के साथ यदि आपके अंदर जुनून है तो स्विमिंग पूल इन्होंने कभी नहीं देखा होगा शायद, जब छोटे रहे होंगे तो, लेकिन इसके बावजूद उसमें गोल्ड मेडल लाना अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कहता है। एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूँ सर आपसे कि अरुणाचल के 90% लोग आपको हीरो मानते हैं, अरुणाचल के हीरो, और बहुत लोग जो यंग जनरेशन है वो ये कहती है कि मुझे भी रॉबिन हिबू की तरह बनना है। तो सर आज भी आपके अंदर ऐसी क्या 2-3
बेसिक क्वालिटीज़ हैं जो बचपन में भी रही होगी सर और आज भी है, जिसको वो लोग अपने निजी ज़िंदगी में उतार के, चाहे जिस काम में भी वो लगे हुए हैं, बिजनेस में लगे हैं, जॉब में लगे हैं, एजुकेशन में लगे हैं, किसी भी चीज़ में लगे हैं, तो ऐसी 2-3 चीज़ें सर आज भी आप मतलब आप शायद 10 साल के रहे होंगे तब भी उसको फॉलो करते होंगे, आज भी आप फॉलो कर रहे हैं इतने अच्छे डिजिग्नेशन पे पहुंचने के बाद भी। तो इस चीज़ को यदि आप सर किसी एग्जांपल के साथ बता पाएँ तो ज़्यादा फायदा होगा हमारे दर्शकों को। एक तो है कि मैंने कहा कि मैं बचपन से बहुत डिसिप्लिन हूँ, कुछ भी हो जाए मैं अपना जो ना मेरे लिए जो मुझे करना है डिसिप्लिन, चाहे वो दुनिया को भूल जाएगा लेकिन अपना आप डिसिप्लिन नहीं छोड़ो, जिसके कारण आज जो कुछ भी है। 1 नंबर। 2 नंबर, जो भी काम करे 100%, चाहे घर साफ करना हो, चाहे वो अपना कपड़ा धोना हो, चाहे पढ़ना हो, 100% जो भी करता दिल लगा कर दिया तो मत कर। 3 नंबर, हमेशा ऑप्टिमिज्म, हमेशा अच्छा सोच, कल अच्छा होगा। ज़िंदगी में तकलीफें तो आते हैं, मुश्किलें तो होगा, गरीबी तो होगा, पक्षपात तो होगा, लेकिन उससे निराश नहीं होना है, खुशी के साथ आगे बढ़ना है। बस ये 2-3 कर लेगा तो अपना आप निकल जाएगा। जो पहले भी बताया हुआ है, अपना पढ़ाई लिखाई करना, ये करना, अगर ये ऑप्टिमिज्म रहेगा, जो करेगा 100% करो, डिसिप्लिन रहेगा, सपना देखो, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा। थैंक यू सर। लास्ट में क्वेश्चन एक और पूछना चाहता हूँ सर कि नॉर्थ ईस्ट को लेके आप बहुत सेंसिटिव हैं और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रॉम्प्ट एक्शन आपने हमेशा लिया है, जहाँ तक मैं आप पे रिसर्च कर रहा हूँ फ्रॉम द पास्ट 3 to 4 years। तो मैं ये समझना चाहता हूँ सर आपसे कि आज के डेट में भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेके ऐसी मानसिकता क्यों है, खास करके दिल्ली जैसे जगह में जो अपने आप में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाए, एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो कहीं आगे है इंडियन विलेज की तुलना में, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इसके रीजंस क्या हैं सर, और आप अपने साइड से सर ऐसे कौन से इनिशिएटिव लिए हैं जिसकी वजह से इनकी लाइफ को भी हम एक नॉर्मल लाइफ में तब्दील कर सकें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन सर यहाँ पे दे आर रिसाइडिंग अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ इन दिल्ली। तो सर ऐसी मानसिकता क्यों है, और आप अपने साइड से क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके? एक तो है कि देखो, ये जो है ना डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात जो है ना, लोगों को मैं कहूँगा कि लोगों को हमारे हिंदुस्तान के बारे में जानकारी नहीं है। लोगों को नोटिस वाला क्या हम जैसे चाइना जैसा दिखता है। 1 नंबर लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता नहीं है। दूसरा है कि हमारा वालों से भी नोटिस वाला ने भी हम अपना दुनिया में रहते हैं, हम अपना हिंदी नहीं सीखते, हरियाणवी नहीं सीखते, पंजाबी सीखते नहीं हैं, हम अपना दुनिया में पोर बना के खाते हैं, हम अपना हमेशा ये करते हैं, मतलब मिक्सचर, लैक ऑफ मिक्सचर। तीसरा ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, NCERT में, CBSE में, और जो है ना जो क्या यूनिवर्सिटी में नोटिस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर या सिलेबस में आना चाहिए ताकि लोगों को पता चले। तीसरा ये है कि लोग वहाँ जाते नहीं हैं, क्यों, रास्ता भी खराब है, ये है वो है। और चौथा ये है कि लोग सोचते हैं कि इनका तो कोई नहीं है यहाँ में, दिल्ली में तो ये तो कहाँ से बाहर से आया होगा, इधर होगा उधर होगा। तो ये सब सारा मिला जुला करके यस कभी कभी पक्षपात हो जाते हैं, लेकिन सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने बहुत ही सख्ती से सख्ती कार्रवाई हम लोग लिया है कि एक तो हमारे नॉर्थ ईस्ट पुलिस यूनिट है, SOP बना हुआ है, स्पेशल रिक्रूटमेंट हो रहा है, सेंसिटाइजेशन हो रहा है। कुछ साल पहले हुआ था, अभी तो मैं बिल्कुल एकदम गौरव के साथ एक बहुत ही एक खुशियों के कह सकता है कि अब वो धीरे धीरे थम रहा है। कभी इधर में लोग अनजान से मालूम है, कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि सरकार ने, हम लोग अथॉरिटी ने सख्त कार्रवाई किया है। अभी और अच्छा नोटिस को फोकस दे रहे हैं, अभी कितना हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी ये कर रहा है, वो करना है, तो वो बहुत अच्छा है। और आगे होंगे, फिर हम हमेशा कहूँगा हमारे हिंदुस्तान में इस बगीचा में हम जैसे छोटे आँख भी नागालैंड से, अरुणाचल से, पगड़ी पहनने वाला
सत श्री अकाल पंजाब से, लुंगी पहनने वाला बना कम तमिलनाडु से, सब हम लोग एक साथ हिंदुस्तानी का रूप में जाना जाएगा। और ये हो रहा है और मैं बिल्कुल आशावादी हूँ ये आगे होगा। और जहाँ कहीं भी होता है मेरे जैसा देखने के जरूर सोचना है कि ये भी अपना ये नागालैंड का होगा, अरुणाचल का होगा। आखिर हम पहले इंसान है ना, चाहे तुम जैसा दिखते हो जैसा हो। फिर हमारा देश तो एक बगीचा की तरह दुनिया का सबसे वेराइटीज जो लोग और इतना लार्ज कंट्री है। मुझे पूरा विश्वास है जो कुछ पुराना में जो आगे हुआ है बहुत बड़ा दुख भरी हुआ है। मैंने भी सहा है, लेकिन मैं आशावादी हूँ। मैं हमेशा जेएनयू में भी चलता था, एक भारत का मैप लेके, ये हमारा नेपाल, अरुणाचल नेपाल था, चाइना चीन ने युद्ध किया था। वो उसको पता नहीं, वो दुकानी जो क्लास 10वीं क्लास भी पार नहीं किया है, वो हम उसको क्यों बुरा मानेगा? वो अनजान, उसका नॉलेज ही, जानकारी इतना छोटा सा है। तो इसीलिए मैं उस आशावादी के साथ कहना चाहूँगा, हम सब एक हैं, हमारा जैसा भी लोग हैं, जहाँ कहीं भी मिले हम एक दूसरे को प्यार करके मेल मिला करके रहना है। हमारे तरफ से भी दोस्ती बनाना, आपकी तरफ से भी दोस्ती बनाना, उनका भाषा सीखना है, पंजाबी सीखना है, हिंदी सीखना है, हरियाणवी सीखना है, तमिल सीखना है और उनका कल्चर को रिस्पेक्ट करना है। और आप लोग भी हमारा नोटिस तरफ में आए, हम तो यहाँ आ ही रहा है। हमारा देखो बहुत अच्छा है, लोकताक लेक है, जुक्कू वैली है, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल है, आओ तभी तो अपना देश को जानेगा। तो पर ये जो पक्षपात वाला वो जो है ना धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है। मैं बिल्कुल आशावादी हूँ, यही मेरा आप सबसे कहना है। थैंक यू सो मच सर। सर का कहना है कि नेशनल इंटीग्रेशन ही एक ऐसा पॉलिसी है जिससे हमारा देश एक हो सकता है। कहते भी हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो थैंक यू सो मच सर। लेकिन एक मेरा लास्ट पर्सनल क्वेश्चन है सर, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि आप अपने डेली रूटीन एक बार बता दें सर, क्योंकि आप बहुत एक्टिव रहते हैं इस स्टेज में भी। और बहुत ऐसे नौ युवक हैं जो 20-25 साल 30 साल के हैं, और मैं शर्त लगा के कहता हूं कि सर का 10% भी एक्टिवनेस आप लोगों के अंदर नहीं होगा, इनफैक्ट मेरे अंदर भी नहीं है। तो सर ये आप साझा करें तो दर्शकों को बहुत फायदा होगा। मैं अपना आपको हकीकत को बताता हूँ, असली को बताता हूँ। सो जाते हैं 11:30-12 बजे के करीब में, और 6:30 के करीब में जाग जाता हूँ। जाग करके पूरा गर्म पानी पी के, वो जो है ना गर्म पानी 1-2 गिलास पीता हूँ, और उसके बाद में पूरा ब्रश व्रश करने के बाद में 4 चक्कर लगाता हूँ। 4 चक्कर लगाने के बाद अपना सारा शरीर को वार्म अप करता हूँ, पूरा वार्म अप करने के बाद में पूरा पुर्जा ऊपर से नीचे तक पूरा वार्म अप करने के 10 मिनट लग जाता है, 15 मिनट लग जाता है। उसके बाद जम के 2 मिनट चिल्ला के 2 बैडमिंटन खेलता हूँ। खेलने के बाद में पूरा अपना कपड़ा खोल के सारे हाथ हो जाता है, पूरा करके धूप में अपना बदन को विटामिन डी ले करके उसी धूप में मैं योगा 12 आसना करता हूँ, रिलैक्सिंग अपना बॉडी हर अंग को पुर्जा को खेलने के बाद में वो करने वाला। उसके बाद में आखिर कपाल पट्टी करता, उसके बाद में इतना पसीना निकाल के सारा, चाहे ठंडा हो गर्म हो, ये मैं सारा साल करता हूँ। तो भगवान का आशीर्वाद से कोई बीमार उमर नहीं होगा आप ऐसा करेगा तो। फिर आप नहा लो, आपको लगेगा कि आप 16 साल का बच्चा है। अगर आपने सुबह जल्दी जागा, एक्सरसाइज किया, कुछ योगा किया, 10-15 मिनट सूर्य नमस्कार करके उसका सनलाइट ले लो, फिर आप उसका जो है ना डी स्ट्रेसिंग एक्सरसाइज 2-3-4 योगा आसना कर लो, सारा पसीना बहा के फिर नहाने जाओ। कोई दवाई की जरूरत नहीं है, कोई हॉस्पिटल में आप नहीं जाएंगे। यही मेरा रूटीन है। और बीच बीच में यस मैं पढ़ता हूँ, मैं गाना सुनता हूँ, कभी कभी गिटार बजाता हूँ, और बहुत दुख भरी अपना माउथ ऑर्गन बजाता हूँ। और मैं बहुत ही बायोग्राफी पढ़ने में अच्छा लगता है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ द लॉन्ग मार्च ऑफ फ्रीडम, नेल्सन मंडेला का पढ़ रहा हूँ। पिछले महीने मैंने मदन मोहन मालवीय का बायोग्राफी पढ़ा था, क्योंकि मैं बायोग्राफी पढ़ने से आपको पता चले कि कैसे बड़े आदमी ने, कैसे सक्सेसफुल आदमी ने जिंदगी के उस तूफान को कैसा झेला है, फिर कैसा उनको कामयाबी के मंजिल तक मिला है। थैंक यू सो मच सर। मतलब बहुत कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि लाइफ में जो चीज़ भी आप अचीव करते हैं और करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग द यूपीएससी, सर ने हर चीज़ों का बहुत सहज तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, और सबसे मज़े की बात यह है दोस्तों कि अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके, कोई किताबी बात इन्होंने नहीं बताई है, जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में
फील किया है, महसूस किया है, जहाँ से इन्होंने लर्निंग लेसन लिया है, जहाँ से एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है, उस सारी चीज़ों को दोस्तों आपके सामने बहुत साफ सिंपल तरीके से सर ने समझाया है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, जो भी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सर को जिन्होंने देखा है, जिन्होंने सुना है, कि कोशिश जरूर करिए कि सर की जितनी भी चीज़ें इन्होंने बताएं, जितने इंसाइट्स बताएं, जो भी आप लर्निंग ले रहे हैं सर से, यदि इसको आप फॉलो कर लेते हैं दोस्तों, तो सर को तो सक्सेसफुल होने में टाइम लगा, लेकिन सर जिस तरीके से आप लोगों को बताए हैं सारी चीज़ें, यदि आप उसको रिलीजियसली, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट के साथ फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 365 डेज में ही आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।